एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कल्टीवेट कर रहा होता है, काफ़ी सारे हैंड गेस्चर्स को ट्राई कर रहा होता है और आसमान में एक्स बना रहा होता है। तभी हम उस लड़की को देखते हैं, वो भागते हुए वहीं जा रही होती है और कह रही होती है क्या ये डिवाइन एक्स को स्विंग करने की कोशिश कर रहा है, इसका तो अपनी एनर्जी पे कितना ज़्यादा कंट्रोल है और कितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी है, क्या ये इंसान कई सौ सालों से ट्रेनिंग कर रहा है। घोस्ट एक्स 2 स्टार पे ब्रेक थ्रू करने में फेल हो गई थी क्योंकि मैं उस एक्स के प्रेशर को संभाल नहीं पाई और अंत में खून की उल्टी करते हुए 2 हफ्तों के लिए बेड पे चली गई थी। लेकिन मैं जिसके पास इतनी स्ट्रॉन्ग फिजिक्स है वो फेल हो गई, तो आखिर ये बंदा कौन सा मॉन्स्टर है, इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी कितनी ही ज़्यादा और इसका कितना कंट्रोल है इस पे। ऐसा लगता है जैसे इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को उसने कई बार रिफाइन किया है। ये पर्सन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मॉन्स्टर नहीं, ये तो ऐसा लग रहा है हेवन से आया कोई गॉड है। ऊपर से जो काफ़ी सारे प्योनियर होते हैं उनको जब लगता है वो ब्रेक थ्रू करने वाले हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी करने लगते हैं, लेकिन ये पर्सन बहुत ही आराम से मूव कर रहा है स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी के साथ। ऐसा लग रहा है जैसे कोई एंशिएंट टाइम का मास्टर हो। वो उसी तरफ बढ़ रही होती है और कह रही होती है क्या डिवाइन एक्स मूव कर रही है। हम एमसी को देखते हैं जिसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा ऑरा निकल रहा होता है। ब्रेक थ्रू घोस्ट एक्स रियलम 2 स्टार सिस्टम नोटिफिकेशन आती है। वो लड़की को देख के शॉक हो जाती है और कहते हैं क्या वो गायब हो गया, मैंने उसे फिर से खो दिया, बस 30 सेकेंड ही तो हुए थे, अगर मेरे से गलती नहीं हुई तो उसे पता चल गया होगा कि मैं उसे ट्रैक कर रही हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसको रिक्रूट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन उसे कुछ महसूस होता है और कहती है सीनियर मुझे लगता है कि आप अभी यहीं गए हैं, आप यहीं पर हैं। एमसी को देखते हैं जो पेड़ पे खड़ा होता है, वो सोचा होता है क्या यही वो लड़की है जो मुझे कई दिनों से इन्वेस्टिगेट कर रही है। वो लड़की बताती है कि मैं कैप्टन हूँ फायरफ्लाई स्क्वाड के एसोसिएशन के अंदर, एसोसिएशन के यहाँ पे मैं आपको इनवाइट करने आई हूँ। मैं आपको कुछ दिनों से फॉलो कर रही थी इस आशा में कि आप एसोसिएशन को ज्वाइन करेंगे। मुझे आशा है कि आपको हमारा कोई गलत इंप्रेशन नहीं पड़ा होगा। अभी तक हमने इस बात को पब्लिक नहीं किया है लेकिन सारे डॉक्यूमेंट को रेडी कर लिया है। और मन में सोच रही होती है कहीं मैंने इसे ऑफेंड तो नहीं कर दिया, मेरे को हर शब्द बड़े ही ध्यान से बोलना पड़ेगा। एम से पूछता है क्यों, वो कहती है क्योंकि मन में सोची होती है मुझे इसे क्या बताना चाहिए, अगर इससे मैं झूठ बोलूँगी सबूत को बनाने की कोशिश करूँगी तो इसे सब पता चल जाएगा। बात ऐसी है जो जिया नेशन है वो सभी लोगों को गैदर कर रहा है ताकि वो सबको एक ऑर्गेनाइज पाथ में गाइड कर सके और सबको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। एम सी कहता है क्या होगा अगर मना कर दूँ, मुझे अभी तुम पर पूरी तरह भरोसा नहीं हुआ। वो देख के शौक हो जाते, फिर अपना कार्ड निकाल के बताती कि उसका नाम सुकिंग जिंग है और वो एक एथलीट थी स्पिरिचुअल एनर्जी के रिवाइवल से पहले। उसे नहीं पता कि आप मुझे जानते हो नहीं, ये रहा मेरे आईडी। एमसी कहता है कि मुझे याद है जैसा एक्सपेक्टेड था, जिनकी फिजिकल एबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा होती हैं उनके लिए प्योनियर बनना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे अपनी मेमोरी से याद है पिछली लाइफ की, जिया नेशन ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने में फेल हो जाता है और अंत में सब कुछ खत्म हो जाता है। अब जब मैं सिस्टम के साथ वापस आ चुका हूँ तो मुझे भी इस गेम का पार्ट बनना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं। और उस लड़की से कहते हैं कि मुझे तुम याद हो तो इस बारे में मैं ज़रूर सोचूंगा। उसके पीछे आके कहता है लेकिन तुम्हें मेरी लोकेशन को सबसे सीक्रेट रखना पड़ेगा। और सोचा होता है इस लड़की के बिहेवियर से लगता है कि एसोसिएशन अभी मुझ जैसे लोगों को गुस्सा दिलाने की हिम्मत नहीं कर सकती, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसका मैं अपने लिए एडवांटेज उठा सकता हूँ। लड़की कहते कि हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, लेकिन एसोसिएशन ने आपके ब्रेक थ्रू में आए हुए चेंजेस को, विजिबल नोटिस को देख लिया होगा, इसलिए मुझको कुछ ना कुछ तो बताना होगा। तो मैं आधा सच और झूठ बताऊँ। एमसी कहता है चलो ठीक है। वो पीछे मुड़ के देखते लेकिन एमसी गायब हो गया होता है और सोच रही होती है कि मैं उसे अभी तक नहीं पकड़ पाई, क्या वो मुझसे बचने की कोशिश कर रहा है, कितनी बार फेल हो चुकी हूँ। हाँ मैं तो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ उसके ट्रेसेस को मिटाते मिटाते। इस बारे में अब मुझे सोचना बंद करना पड़ेगा। चलो अच्छा है कि मैं बाहर इस मिशन पे हूँ। तभी उसको मैसेज आता है कि काफ़ी सारी अनोमलस एंटिटीज़ अपीयर होने लगी हैं। वो कहते हैं क्या वो लोग वापस आ गए, वो स्ट्रेंज ब्लडी क्रिएचर्स, मैं उनको कभी नहीं भूल सकती। कुछ तो कोल्ड, कुछ एविल और कुछ तो खून के प्यासे होते हैं। वो पॉल्यूटेड जोन से एनर्जी को निकालते हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्विस्टेड मॉन्स्टर पता नहीं क्या ही बन जाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक इंसानों को मारते हैं, एटेस्टिव को डिवाइड करते हैं और अंत में काफ़ी सारे पॉल्यूशन जोन्स क्रिएट करते रहते हैं। हमें इनको जल्दी से एलिमिनेट करना पड़ेगा वरना ये काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन लाएंगे और इंसानियत को ख़त्म कर सकते हैं। हमारा सीन शिफ्ट होता है एक जगह पे, हम बहुत ही ज़्यादा लाइटनिंग को देख रहे होते हैं। एमसी वहीं पे जा रहा होता है, नोटिफिकेशन आती है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरा है, आपको वहाँ नहीं जाना चाहेंगे। लोगों
में न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ्लड आ सकती है। लोग बात कर रहे होते क्या ये थंडर स्टॉर्म है, क्या कोई सुप्रीम मास्टर लाइटिंग ट्रायल कर रहा है। एमसी को देखते जो आगे बढ़ रहा होता है, क्या था क्या ही कमाल की कंसंट्रेशन है लाइटनिंग एनर्जी की, वाह मज़ा ही आ जाएगा। सेंटर शायद वहाँ पर है, हाँ वो रहा। हम देखते हैं उस म्यूनजाओ पीक पे एमसी वहीं पे जाने लगता है, नोटिफिकेशन आती है न्यू पोल्यूशन जोन डिटेक्ट कर लिया गया है युमझांग माउंटेन, जिसकी लंबाई 1574 मीटर और 25,000 हेक्टर में वो फैला हुआ है। सिटी का सबसे ही ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्टिव पॉइंट है। पॉल्यूशन लेवल अननोन। एमसी उसी जगह को घूर रहा होता है, तभी उसके ऊपर एक लाइटनिंग आके गिरती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि इस माउंटेन पे काफ़ी ज़्यादा ठंडर हो चुकी है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंटेमिनेटेड जोन है, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसलिए मैंने सुकेंगू को बुलाया है। वो एक मिशन पे थी, उसके बावजूद चलो अपनी रिपोर्ट दो। सुकेंगू बताती है कि जैसा हमें पता लगा है यहाँ पे ठंडर टाइप की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है और हमारे करंट क्लासिफाई करें इसे तो वो ए लेवल का होगा और 1 घंटे में हमारे इंडिकेटर बता रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर वो एस क्लास लेवल तक पहुंच सकता है। इसलिए हमें अपने प्लान को एक्टिवेट करना पड़ेगा और प्रीवियस डाटा जो एक्सप्लोरर के हिसाब का, उसके हिसाब से कोई ऐसा बंदा नहीं जो वहाँ पे जा सके, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। जो गुफा लेवल के एक्सप्लोरर हैं 3 स्टार वाले, उनके भी मरने के 100% चांस है। मानली को देखते हैं जो कहता है हमें उस जगह को एकदम सील करना पड़ेगा और लोगों को वहाँ जाना रोकना पड़ेगा। एसोसिएशन का लीडर कहता है मैं तुम्हारी बात से एग्री हूँ, चलो उस जगह को सील कर देते हैं। कोशिश करते हैं कि जब वो एनर्जी कम हो तब हम वहाँ पर जाके कुछ कर सकें। हम देखते हैं लाइटनिंग जो हमारे एमसी पे गिरी होती है, एमसी कह रहा होता है अच्छी बात है कि मेरे पास जीएमएम ब्रीदिंग टेक्निक है जिसकी वजह से मैं इसको अपोज कर सकता हूँ, लेकिन अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा प्योर ठंडर है, तो इस तरह मैं सेंटर में पहुंचना थोड़ा मुश्किल होगा। चलो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो आगे बढ़ रहा होता है, मन में सोच रहा होता है स्पिरिचुअल एनर्जी के वापस आने की वजह से इंसानों को थोड़ा बहुत फ़ायदा तो हुआ, लेकिन वो फुल चैन में सबसे नीचे आ गए। अगर वो इम्प्रूव नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे। सिर्फ जो चेंजेस हैं वो नेचर में नहीं हुए, एक सिंपल सा चूहा और खरगोश भी इंसानों के लिए खतरा बन सकता है। फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग चीज़ें और बीस्ट अपेयर होंगे, यहाँ तक कि पावरफुल कल्टिवेटर भी उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। ये सच है कि मैंने सनियन ब्रीदिंग टेक्निक को फिल्म को मास्टर कर लिया, लेकिन वो भी काफ़ी नहीं होंगे। मैंने अपने क्राफ्टिंग पॉइंट का यूज़ करके अपनी स्वॉर्ड में अपनी प्रॉपर्टीज़ को डाल दिया, लेकिन फिर भी मुझे स्वॉर्ड पे डिपेंड नहीं रहना, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये मेरी बहुत बड़ी वीकनेस बन सकती है। ये ठंडा एट्रीब्यूट काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरी बॉडी को टेम्पर करने के लिए, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए और भी ज़्यादा पावरफुल बनने के लिए, वरना मेरे को अपनी मौत का इंतजार करना पड़ेगा अपने उन डिजास्टर्स में आने वाले में। मैं एमसी को ठंडर को अपोज कर रहा होता है, उस पर अटैक कर रहा होता है, उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा लाइटिंग गिर रही होती है, उससे अपोज कर रहा होता है, कह रहा होता है ये ठंडर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, एक डिवाइन प्लेसमेंट की फोर्स लग रही है, ये मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डाल रही है, मेरे पर गुस्सा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मुझे मना कर रही है इसके डोमेन में आने से। ये चाहती है कि मैं इसके सामने सबमिट करूं। शांत और दिमाग से सोच भाई, मैं ऐसे सबमिट नहीं कर सकता। सिस्टम ने मुझे वार्न किया था, मुझे इस चीज़ को टच करना पड़ेगा, इसकी एनर्जी को ढूंढने के लिए। और कहता है मेरे को मिल गया, वो सीधे एक्टिवेट करता है जिन यांग ब्रीदिंग टेक्निक एट फुल पावर। यही सन ब्रीदिंग टेक्निक है, ठीक है बता दो। ऐसे जाता है सीधे अटैक करता है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, उसके मुँह से ब्लड आने लगता है और कहता है मुझे एंडोर करना पड़ेगा, मुझे इसके सामने सबमिट नहीं करना, बस मैं पहुँच गया। बस हमसे आगे बढ़ रहा हो तो उसके ऊपर लाइटनिंग गिर रही होती है, कहते हैं क्या ही खतरनाक लाइटनिंग है, यहाँ तक कि मेरे सांसें भी मेरी मसल्स को पैरालाइज फील करा रही हैं, ये तो मुझे मारना चाहते हैं। लेकिन और हम देखते बहुत ही बड़ी लाइटनिंग को उस माउंटेन पे, पावरफुल थंडर एट्रीब्यूट ड्राफ्टिंग इन प्रोग्रेस। हम कुछ लोगों को देखते जो बात करो तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतनी खतरनाक लाइटनिंग नहीं देखती। एक बुड्ढा कहता है ऐसा लग रहा है जैसे कोई पावरफुल डेटिंग थंडर ट्रायल के नीचे जा रहा है। एक बंदा कहता है क्या होगा अगर इस टिप पे गिरी, क्या मेरा घर बच भी पाएगा। हम एमसी को देखते हैं जिसको वो थंडर डिवाइन एट्रीब्यूट मिल चुका है। हेवनली थंडर को सवन करो, अपनी बॉडी को डिवाइन फायर में टेम्पर करो ताकि तुम गॉड बन सको। आपको 5 पॉइंट मिले हैं राइटिंग पॉइंट्स। मैंने सोचा होता थंडर एट्रीब्यूट एकदम सुप्रीम एट्रीब्यूट एक डिस्ट्रक्टिव पावर के साथ, तो ये सन एट्रीब्यूट की तरह नहीं है। ये एट्रीब्यूट मेरी बॉडी को रिफाइन कर सकता है, मुझे लाइटनिंग में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये चाहे अटैक की पावर डिफेंस की, ये एकदम खतरनाक है। एमसी एकदम डीटी जैसा लग रहा होता। सोचा होता लेजेंड कहते हैं एंशिएंट टाइम में लोग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी जब ज़्यादा थी तब लोग अपने टेक्निक पे ध्यान देते थे, अपनी लाइटनिंग को अपनी बॉडी में फ्लो कराते थे ताकि उनकी बॉडी माउंटेन की तरह इंडिस्ट्रक्टेबल हो जाए। और एमसी बड़े ही बैडेस्ट लुक में कहता है थंडर मेरा स्पीयर है और ये मेरी शील्ड भी, थंडर मेरा स्पीयर भी है और मेरी शील्ड भी। और मन में सोचा होता मेरे रियलाइज़ हो चुका है कि थंडर पावर से डिस्ट्रक्शन और एनिहिलेशन के लिए नहीं है, ये है प्योरीफिकेशन रिवर्स के बारे में। मैं अपनी बॉडी की बोन्स को टेम्पर होते हुए मैं महसूस कर सकता हूँ, मेरिडियंस टेंडेंस सब कुछ पावरफुल हो रहा है बिना डेथ के। सिस्टम कहता है आपको डिवाइन थंडर की पावर मिली है जो पनिश करते हैं ईविल और करप्शन को, आपको डबल डैमेज दिया जा रहा है।
है, क्या आप कंज्यूम करना चाहेंगे राइटिंग पेन को? हमसे सोच रहा था क्या मुझे अपनी स्वॉर्ड में से ऐड करना चाहिए। अगर ऐसा करता तो शायद मेरी सन ब्रीदिंग टेक्निक जो है वो उसमें कमज़ोर हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि मेरी स्वॉर्ड इसको संभाल ना पाए, टूट जाए। चलो समझ में आ गया, मेरे इस राइट हैंड में इसको इम्प्लांट करो। सिस्टम पूछता है कि आप इसे करना चाहेंगे। हमसे कहता है हाँ, उसके हाथ में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पे, यूं हम पिक का। वहीं पे हम उसी लड़की को देखते हैं, सुपिंग को जो कैरी होती है। हमने जैसा सोचा था यहाँ तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है एनर्जी 3 घंटों में। ऐसा क्या हुआ होगा यहाँ पे, लेकिन अभी भी मैं इलेक्ट्रिक चार्जेस को फील कर सकता हूँ। मेजर हार्नली कहता है आदमी का, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे कोई बंदा घुसा था। वो कहते क्या क्या वो जिंदा है? वो वहाँ पे चेक करने के बताते कि मुझे कोई भी उसका एट्रीब्यूट फील नहीं हो रहा, नहीं उसके। ऐसा लगे जैसे वो काफ़ी ज़्यादा लंबे पहले जा चुका है। यहाँ पे बारिश ने उसके सारे निशानों को मिटा दिया है। हार्नली कहता वो 8 बजे के आसपास आया हो। वो पूछते क्यों? वो कहता 6 बजे हमने उसको सील कर दिया था और 7 बजे यहाँ पे बहुत ही बड़ी चीज़ हुई थी। यहाँ तक अगर वो उस समय होता तो हम उसे डिटेक्ट कर सकते थे, बिना डिटेक्ट नहीं किया जा सकता था। शायद एसोसिएशन ने जब इस चीज़ को नोटिस नहीं किया, काफ़ी बहुत बड़ी चीज़ हुई थी यहाँ पे। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो एसोसिएशन को नहीं पता कि वो बंदा शायद कैसा है, उसके पास शायद थंडर एट्रीब्यूट हो सकता है, फिनोमेना उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा। वैसे मेरे को नहीं पता कि वो बंदा सिर्फ सर्वाइव किया या फिर वो बाई चांस यहाँ पे आया या फिर ये सब कुछ कोइंसिडेंस था। क्या वो खुद इस अपॉर्चुनिटी को पाने आया था? क्या उसे पहले से ही सब कुछ पता था? उसके जैसे लोग हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकते जिसको हमें नहीं पता कि वो किस साइड से हैं। इसलिए हमें उसके बारे में जल्दी से पता लगाना पड़ेगा। हमें को देखते जैसे छींक आ रही होती है। हार्नली अपनी स्क्वाड से कहता है कि हमें उस बंदे को ढूंढना पड़ेगा। हमारा मिशन है आपसे उसको ट्रैक करना और उसका टेम्परेरी कोड नेम होगा द टायरेंट। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। जल्दी से मैं नया पार्ट लेके आऊँगा जब जैसे चैप्टर रिलीज होता है। चलो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो।